हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह की नमस्ते। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं हरि वर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये एक जीके का कॉम्बिनेशन बैच आपके लिए लाया गया है, जहां पर आपको जीके जो कि साथ में जीए और जो जनरल अवेयरनेस है उसके साथ साथ कौन से स्टैटिक फैक्ट आते हैं, उसके साथ साथ पॉलिटी के कौन से क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और साथ में रही ज्योग्राफी तो उसके भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो इस बैच में देखने को मिलेंगे। हाँ दोस्तों, ये एक जीके का कॉम्बिनेशन बैच है। जो भी मेरे दोस्त आज यहाँ मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उन सभी दोस्तों को बता देता हूँ कि जो पीछे से जुड़े हुए फ्रेंड्स हैं और जो अब आज से जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स, उन सभी के लिए एग्ज़ाम में ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी, चाहे वो एग्ज़ाम्स आपका रेलवे NTPC हो या ग्रुप डी हो, SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, MTS हो, या दोस्तों अपने जो टीचिंग लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो चाहे पटवारी का हो या ग्राम सेवक का हो, उसके साथ साथ हाई कोर्ट का हो, डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ भी दोस्तों आपको GK और GA पूछी जाती है, वहाँ सभी एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मेरे दोस्त एक पेन और कॉपी आप लेकर बैठ जाइए, और जितने भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ करवा रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते रहिए। साथ ही दोस्तों, आपको ये ओनली नोट डाउन करना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट्स बना लेना, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते चलना, जिससे एग्जाम्स में उसको रिवाइज करने में आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही में मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपके लिए कुछ वो बोलते हैं ना दोस्तों, लेडीज़ फर्स्ट कहा जाता है ना, लेडीज़ फर्स्ट, तो मैं आज उस लेडीज़ फर्स्ट के लिए ही ये जो जितने भी लेडियों के नाम लिखा हूँ, चाहे वो रूपा गुरुनाथ हो, सोमा मोंडल हो, रेखा मेनन हो, वनीता गुप्ता और मल्लिका श्रीनिवासन हो। हाँ दोस्तों, ये अभी एग्ज़ाम में चर्चाओं में थी, और साथ में पूछा जाता है कि सोमा मोंडल जो अभी हाल ही में क्या बनाया गया है, रूपा गुरुनाथ को क्या बनाया गया है, और रेखा मेनन, वनीता गुप्ता ये लेटेस्ट जो अभी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के या फिर किसी न किसी कंट्री के और न किसी के अध्यक्ष चुने गए हैं। आज उन्हीं से अपन शुरुआत करते हैं, फिर उसके अलावा अपन जो यहाँ पर CM हो, गवर्नर हो, चाहे उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट हो, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही में दोस्तों उसके बाद बात करेंगे, आज कुछ अवार्ड लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए। जो पुरस्कार होते हैं वो कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में लिए जाते हैं, किस क्षेत्र में आपको मिलते हैं। जैसे अर्जुन अवार्ड हो गया वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मिलता है, बोर्ड लोक पुरस्कार हो गया वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मिलता है, ऐसे ही साहित्य के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, इनके क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं वो भी आपके लिए आज इसी क्लास में लाया हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रूपा गुरुनाथ। ठीक है दोस्तों, ये जो रूपा गुरुनाथ है आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो अपना तमिलनाडु है, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की जो महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के जो महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, बात करते हैं तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? रूपा गुरुनाथ। ठीक है, याद रखना दोस्तों, तमिलनाडु। हाँ दोस्तों, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन TNCA, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की जो महिला अध्यक्ष बनाई गई थी वो किसको बनाया गया था? रूपा गुरुनाथ को। ये आपको ऐसे याद रखने हैं दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों सोमा मोंडल। हाँ दोस्तों, ये सोमा मोंडल कौन है? सोमा मोंडल ये अपने सेल SAIL, इसकी फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाँ दोस्तों, सोमा मोंडल जो कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी, उनका नाम है सोमा मोंडल, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ये जो सेल है ये कब फाउंड हुआ था? 1954 में फाउंड हुआ था, 1954 में। ये भी पूछा जा सकता है कि सेल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसमें भी याद रखना है दोस्तों आपको, इसका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हाँ दोस्तों, सोमा मोंडल आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसको पहली बार जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो कि सेल जो 1954 में फाउंड हुआ था, और उसके जो हेडक्वार्टर कहाँ है? सेल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। याद रखना दोस्तों, जब भी मैं आपको नई दिल्ली के बारे में बताता हूँ, जो न्यू दिल्ली के बारे में जब भी बताता हूँ, तो इसके बारे में आपको 3 डेट बताता हूँ। एक 1911,
दूसरा 1931 और तीसरा 1966। ठीक है दोस्तों, ये 3 डेट में हमेशा आपको बताता हूँ कि जब कभी भी आपको दिल्ली की बात आती है, जब भी आपको दिल्ली दिखती है तो आपके सामने हमेशा ये 3 चीज़ आनी चाहिए। एक तो 3 डेट आनी चाहिए और इसके अलावा जो अभी मैं फैक्ट बताऊंगा वो भी आपको दिल्ली दिखते ही आ जानी चाहिए। सबसे पहले याद रखना दोस्तों, मैंने बताया था जो 1911 है, ये 1911 है, तब भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी 1911 तक। उसके बाद में भारत की राजधानी नई दिल्ली बना दी गई थी। फिर याद करते हैं दोस्तों, ये जो 1931 है, इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? हाँ दोस्तों, 1911 तक तो भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। फिर 1931 में भारत की राजधानी को नई दिल्ली में कन्वर्ट कर दिया गया। हाँ दोस्तों, ये फैक्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ और आपको जब जब दिल्ली दिखती है तब तब मैं आपको ये फैक्ट बता देता हूँ। ठीक है, क्यों? ये क्लासेस को जितनी बार देखोगे, जितनी बार सुनोगे, तब आपको ये सारे फैक्ट ऐसे ही याद होंगे। ठीक है, बात करते हैं न्यू दिल्ली। 1911 तक कोलकाता थी, 1931 में भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई और 1966 में क्या हुआ था दोस्तों? अभी दिल्ली क्या है? क्या स्टेट है या फिर यूटी है? और अगर यूटी है तो स्टेट कब था, और यूटी है तो यूटी कब बना? उसी के लिए मैं ये डेट लिखा हूँ दोस्तों आपके लिए, जो 1966 में दिल्ली को यूटी बना दिया गया था, यानी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 1931 में भारत की राजधानी दिल्ली थी, 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता थी। ये 3 डेट आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। इसमें पूछा जा सकता है कि भारत को जो नई दिल्ली का दर्जा कब दिया गया था, तो आपको याद रखना है 1931। साथ में ये भी पूछा जा सकता है दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, 1966। साथ में भारत की राजधानी जो कि पहले कोलकाता थी उसको दिल्ली कब किया गया, या दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता कब तक थी। तो ये सारे क्वेश्चंस कैसे भी आपको एग्जाम्स में कोई ना कोई किसी न किसी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। साथ में दोस्तों, ये अपनी दिल्ली वही है जहाँ पर विधानसभा सीट आपको देखने को मिलेगी 70। और यहाँ के जो सीएम है, यहाँ के जो सीएम है वो कौन है दोस्तों? अपने अरविंद केजरीवाल साहब। साथ ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो याद रखना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो दिल्ली में अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो है अपने अनिल बैजल साहब। हाँ दोस्तों, जो यहाँ के एलजी है लेफ्टिनेंट गवर्नर वो अनिल बैजल है। यहाँ के जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल है। ये दोनों आपको दिल्ली से इतने फैक्ट याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, रेखा मेनन। हाँ दोस्तों, रेखा मेनन कौन है? रेखा मेनन, ठीक है, इसकी बात करते हैं। रेखा मेनन जो कि आपको एक बताया गया था दोस्तों, नेस्कॉम, NASSCOM, ये बताया गया था आपको नेस्कॉम। रेखा मेनन जो कि नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। हाँ दोस्तों, जितनी भी ये मैं नाम लिख रहा हूँ ये पहली महिला अध्यक्ष ही है और ये लेडीज़ है और ये आपके अभी किसी न किसी एग्जाम्स में पूछी जानी है क्योंकि इनको अभी ही अपॉइंटमेंट किया गया है। सबसे पहले मैंने बताया था रूपा गुरुनाथ को जो कि तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद में सोमा मोंडल बताया जो कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अपने ये महिला अध्यक्ष बनी थी। साथ ही में बात करते हैं अब रेखा मेनन जो कि नेस्कॉम, इसकी फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक है, याद रखना है, सर्विसेज कंपनीज। हाँ दोस्तों, ये एग्जाम में आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई की फुल फॉर्म क्या है। इसमें NASSCOM नेस्कॉम में जो फर्स्ट एस है उसकी फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर, एंड सेकंड एस है उसकी फुल फॉर्म क्या है, सर्विसेज। तो याद रखना है, नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये नेस्कॉम की फुल फॉर्म है। और इसी नेस्कॉम की जो पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है वो रेखा मेनन को बनाया गया है। पूछा जाएगा दोस्तों ये नेस्कॉम कब फाउंड हुआ था, तो नेस्कॉम के लिए आपको याद रखना है 1988। हाँ दोस्तों, 1988 में 1988 को नेस्कॉम को फाउंड किया गया था। तथा साथ ही ये भी पूछा जा सकता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है न्यू दिल्ली। हाँ दोस्तों, जैसे सेल का न्यू दिल्ली में था, इसका भी न्यू दिल्ली में
इतना याद रखना है दोस्तों, सेल का और नेस्कॉम इन दोनों को साथ पढ़ना है। दोनों का हेडक्वार्टर याद रखना है न्यू दिल्ली में। जो सेल थी उसकी सोमा मंडल, नेस्कॉम थी उसकी रेखा मेनन। सेल को 1954 में और नेस्कॉम को 1988 में फाउंड किया गया था। इतना दोस्तों आपको याद होगा, और याद अगर नहीं भी होगा तो याद हो जाएगा। अगर दोस्तों 1 से 2 बार आप इस क्लासेस को देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर कभी भी जब आप उसको रिवाइज करोगे तो आप उसको भूलोगे नहीं, और सारे प्रॉपर आपको नोट्स भी बनते जाएंगे और याद भी होता जाएगा। अच्छा लग रहा है कंटेंट तो दोस्तों एक बार आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आपके पास पहुँच जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब करते हैं दोस्तों वनीता गुप्ता। कौन है वनीता गुप्ता? हाँ दोस्तों, सबसे पहले पूछा जाएगा वनीता गुप्ता कौन है। ये वनीता गुप्ता दोस्तों याद रखना है यूएसए की जो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। पहले पूछा जाता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत के जो अटॉर्नी जनरल है वो के वेणुगोपाल साहब हैं। ये भी बताया था कि भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उसका आर्टिकल कौन सा है, 76 है। ऐसे ही दोस्तों अभी हाल ही में यूएसए के जो अटॉर्नी जनरल है उनकी सहायक को नियुक्त किया गया है। तो आपसे सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो यूएसए है उसके अटॉर्नी जनरल कौन है। फिर याद होना चाहिए कि उसकी जो अटॉर्नी जनरल है उसके सहायक बनाया गया है वो कौन है। हाँ दोस्तों, सबसे पहले जो वनीता गुप्ता है इनको बनाया गया है यूएसए का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। ठीक है, आपको नोट डाउन करना है दोस्तों, यूएसए का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है कि यूएसए का जो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल है वो किसको बनाया गया है, वनीता गुप्ता को। फिर आपसे पूछा जाता है चलो ठीक है सर, ये यूएसए का एसोसिएट अटॉर्नी जनरल तो वनीता गुप्ता है, तो अटॉर्नी जनरल कौन है। हाँ दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है इनका जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल याद रखना है मेरिका गारलैंड, मेरिक गारलैंड। ठीक है दोस्तों, वनीता गुप्ता जो कि यूएसए की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। साथ में पूछा जाएगा जो अटॉर्नी जनरल है अमेरिका के वो मेरिक गारलैंड साहब है। साथ ही में दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है ये अपना जो यूएसए है इसकी कैपिटल क्या है। कैपिटल याद रखना है दोस्तों वाशिंगटन डीसी। हाँ दोस्तों, जितने भी ये जो स्टैटिकल फैक्ट होते हैं जैसे इसकी कैपिटल हो गई तथा इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, ये जो कैपिटल कौन सी नदी के किनारे हैं, तथा जो यूएसए है इसका एसोसिएट अटॉर्नी, करंट के साथ साथ अपन को स्टैटिक भी लेके चलना होता है क्योंकि स्टैटिक का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वहाँ पर महत्व दिखता है एग्जाम में। स्टैटिक से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो स्टैटिक फैक्ट दोस्तों आपके जो करंट है जीए है वहीं से ही निकलती है। आपको चाहे हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछेंगे, ज्योग्राफी के पूछेंगे, वो भी आपके करंट से ही रिलेट करते हुए पूछते हैं। दोस्तों कभी भी ऐसा एग्जाम में नहीं होता है कि आपको कहीं से भी आपको उठाकर डायरेक्ट ज्योग्राफी के या फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ जाते हैं। नहीं दोस्तों, अगर आप करंट पढ़ रहे हो, आप जीए पढ़ रहे हो, तो उसके साथ साथ जो स्टैटिक पढ़ रहे हो और उसके साथ जो मैं यहाँ पर पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के फैक्ट करवाता हूँ, अगर वो आप कंटिन्यू कंसंट्रेट के साथ होकर पढ़ रहे हो तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यूएसए। हाँ दोस्तों, ये यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी पूछा जाएगा। ये जो वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखना है पोटोमेक नदी। ठीक है दोस्तों, पोटोमेक नदी, पोटोमेक नदी। ये इतना फैक्ट दोस्तों आपको वनीता गुप्ता के साथ याद रखना है। वनीता गुप्ता जो यूएसए की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल है और भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल साहब। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 होता है। साथ में बात करते हैं यूएसए का अटॉर्नी जनरल कौन है, मेरिक गारलैंड। यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। यूएसए जो वाशिंगटन डीसी है वो पोटोमेक नदी के किनारे हैं। साथ ही में जो यूएसए के 46 नंबर के अभी प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है, जो बिडेन साहब है। और साथ ही में जो 45 नंबर के कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब थे। तथा अभी 49 नंबर की जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है यूएसए की वो कौन है, कमला हैरिस है। ठीक है, इतना आपको यूएसए के साथ फैक्ट याद रखना है। फिर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट मल्लिका श्रीनिवासन। ठीक है, ये कौन है दोस्तों, ये जो मल्लिका श्रीनिवासन है ये कौन है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है।
हाँ दोस्तों, ये PSEB दोस्तों मल्लिका श्रीनिवासन से आपको याद रखना है। PSEB से हो जाएगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बोर्ड। हाँ दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, PUBLIC पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बोर्ड। ठीक है दोस्तों, मैं एक साथ इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपके नोट्स में आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ आपके पास नोट्स में होंगे और आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों मल्लिका श्रीनिवासन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बोर्ड के महिला अध्यक्ष बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए तो आपको इतना ही याद रखना है। अब आगे जो दोस्तों मैंने नीचे लिख रखा है लास्ट में, वात्सल्य योजना। तमिलनाडु के बारे में दोस्तों एक फैक्ट याद रखना आपको, मैं यहाँ पर तमिलनाडु के बारे में बता देता हूँ। जो तमिलनाडु लिया है दोस्तों, इसमें आपको इतना याद रखना है, तमिलनाडु में सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितनी है, 2, 3, 4। तमिलनाडु के CM कौन है, याद रखना है दोस्तों, अभी हाल ही में नए बनाए गए MK स्टालिन साहब। यहाँ के गवर्नर कौन मिलेंगे दोस्तों देखने में, बनवारी लाल पुरोहित साहब। ठीक है, साथ ही में दोस्तों आपको याद रखना है तमिलनाडु में एक मुकुरुती नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई, ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। तमिलनाडु से दोस्तों आपको याद रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 2, 3, 4 है। साथ ही में दोस्तों आपको याद रखना है कि MK स्टालिन वहाँ के CM है। वहाँ के गवर्नर दोस्तों कौन है, वहाँ के बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर साहब है, तथा इसको नोट डाउन भी करते रहिए दोस्तों। साथ ही में इसकी एक बात करेंगे, यहाँ के मुकुरुती नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क CM हो गए, गवर्नर हो गए, और एक ब्रदेश दोस्तों यहाँ पर जो टेम्पल देखने को मिलेंगे आपको, जो एक याद रखना ब्रदेश्वर टेम्पल मिलेगा देखने को, ब्रदेश्वर मंदिर, रंगानाथ स्वामी मंदिर देखने को मिलेगा, रंगानाथ स्वामी मंदिर, तथा साथ ही में एक देखने को मिलेगा भवानी मंदिर, भवानी। ठीक है, भवानी मंदिर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर देखने को मिलता है, मुकुरुती नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर GI टैग भी देखने को मिलता है, तो GI टैग की भी बात करेंगे। ठीक है, भवानी डैम है दोस्तों, जो कि कौन सी नदी पर है, भवानी नदी पर। तमिलनाडु में भवानी डैम जो कि भवानी नदी पर है। ठीक है, यहाँ पे मुद्दुमलाई, मुकुरुती नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतनी फैक्ट आपको दोस्तों यहाँ से याद रखनी है तमिलनाडु से। ठीक है, और साथ में दोस्तों आप नोट डाउन भी करते रहिए इनको, और या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए। फिर बात करते हैं दोस्तों लास्ट में जो मैंने आपको छोड़ा है, ये वात्सल्य योजना। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ दोस्तों, ये जो वात्सल्य योजना आपके लिए लिखी गई है, ठीक है, ये कहाँ की योजना है, और साथ में इस योजना को शुरू करने वाला स्टेट कौन सा है, और इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वात्सल्य योजना को स्टार्ट किया गया था। क्या किसी के माइंड में आया था कि मैं इस योजना को स्टार्ट करूँगा, या फिर किसी के दिमाग में ये भी आया था कि ये वात्सल्य योजना है, जो वात्सल्य योजना है ये कौन सा स्टेट करेगा, और जब स्टेट ने कर दिया तो इसके अंदर होने वाला क्या है। हाँ दोस्तों, इन सभी की चर्चाएं करते हैं, बात करते हैं, आपके सभी क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा जो वात्सल्य योजना, ये जो वात्सल्य योजना है दोस्तों, इतना याद रखना है कि ये सबसे पहले कौन से सरकार ने शुरू की है। अपने जो स्टेट है 28 स्टेट, उसमें से एक ऐसा स्टेट है जिसने वात्सल्य योजना को शुरू किया है, वो आता है यूके। हाँ दोस्तों, ये यूनाइटेड किंगडम ना समझ लेना इसको, ये है उत्तराखंड। और दोस्तों उत्तराखंड के बारे में तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई है, और आज भी बताऊंगा, जब तक आपको याद नहीं होगी तब तक बताऊंगा। ठीक है, एक दिन दोस्तों आप खुद बोलोगे कि सर हमको ये सारी चीज़ें याद होने लगी है, और जब याद होने लगेगी तो इसके नए नए फैक्ट ऐड ऑन करते चलेंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यूके। ये जो उत्तराखंड, इसने वात्सल्य योजना शुरू की है, और वात्सल्य योजना किन के लिए शुरू की है, जो दोस्तों अपने जो कोरोना में बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए, अनाथ बच्चों के लिए। हाँ दोस्तों, कोरोना में जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चों के लिए
ये आपको फैक्ट याद रखना है। ये ऐसे एग्जाम में दोस्तों जो कि खासकर होते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स, उसमें ऑप्शन देके पूछ लिया जाता है कि भुखमरी के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, या साथ ही में इसके साथ साथ अदर फैक्ट भी वो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो वात्सल्य योजना है ये अपने यूके उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है, और वो किस लिए यूज की है, किस लिए स्टार्ट की है इसको, अनाथ बच्चों के लिए। कोरोना के कारण जिन बच्चों के माँ बाप की डेथ हो गई है, वो अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू की है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों ये उत्तराखंड। हाँ, ये कोरोना के तो दोस्तों सभी जानते हैं कि इसके लिए अलग अलग टीके आ रहे हैं, जैसे कि अपन ने देखा पिफजर देखा, मॉडर्ना देखा, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन देखा, फाइजर देखा, उसके अलावा भी दोस्तों रसिया का स्पुतनिक वी देखा। उन सब के बारे में भी चर्चाएं की थी, कुछ लिखाए थे, और कुछ जो रेमडेसिविर वगैरह नई नई आ रही है उसकी भी बात करेंगे कि कौन सा जो अभी वैक्सीन है वो कौन से देश से आ रही है, ये भी आपकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूके की। हाँ दोस्तों, यूके के सीएम आपको बताए गए थे तीरथ सिंह रावत। साथ ही में दोस्तों यहाँ के गवर्नर भी आपको बताए गए थे। यहाँ के गवर्नर कौन थे? यहाँ के बेबी रानी मौर्य जो यहाँ की गवर्नर थी। साथ ही में दोस्तों आपको ये भी देखने को मिलेगा, इसी उत्तराखंड में बताया गया था आपको एक फेस्टिवल याद रखना है। एक फेस्टिवल क्या याद रखना है? फूलदेई फेस्टिवल आपको याद रखना है इसी उत्तराखंड में। दोस्तों इसी उत्तराखंड से आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था छोटा चार धाम बताया था। हाँ दोस्तों, इधर देखो, मैंने आपको बताया था छोटा चार धाम। ठीक है, छोटा चार धाम ये भी आपको मैंने बताया था। इसमें याद रखना था आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। नहीं दिख रहा? ठीक है, मैं ऊपर लिखता हूँ दोस्तों। इसको रफ करने के बाद मैंने आपको दोस्तों ये बताया था केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री कब गया ये मैंने बताया था। ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, जो मेरे दोस्त पीछे वाली क्लासेस नहीं देखे हैं, जो अब से स्टार्ट कर रहे हैं, जीके का बिल्कुल जीरो लेवल है, जिन्होंने जीके कभी भी नहीं पढ़ी है वो मेरे दोस्त अब से स्टार्ट कर देना। आप जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ाई स्टार्ट कर देना, क्योंकि यही मौका है आप लोगों के लिए। क्योंकि इससे आगे आने वाले 2 से 3 महीने बाद में जब आपके एग्जाम्स होंगे, तब आपको 15 दिन पहले या 10 दिन पहले, या फिर आप चाहते हो कि 1 महीने पहले जीके अच्छी कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। अब भी आपके पास टाइम है, आप जितना चाहो उतना कवर कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी अगर सोच रखे हो दोस्तों कि आपको जीके पढ़नी है तो जीके स्टार्ट कर दो। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे और सीधा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ेंगे। इधर उधर की कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं पढ़ेंगी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। केदारनाथ से दोस्तों मैंने बताया था कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी रिवर। ठीक है, बद्रीनाथ से दोस्तों मैंने आपको बताया था अलकनंदा। हाँ दोस्तों, जिससे बताया था मैंने गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है। और यूएस से बताया था मैंने, यमुना से बताया था यमुनोत्री। कुछ आया दोस्तों याद? अगर आया है तो आप मेरे साथ चल रहे हो, और अगर नहीं आया है तो मैं आप लोगों को मेरे साथ ले आऊँगा, चलने पे मजबूर कर दूंगा। दोस्तों याद रखना है आपको, सीधे सीधे मंदाकिनी रिवर, भागीरथी, अलकनंदा और यमुनोत्री। दोस्तों ये जो मंदाकिनी रिवर है ये अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी यानी बोला जाता है सहायक नदी है। और मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी और यमुनोत्री ये सभी एक गंगा की सहायक नदी है। अगर आपसे बोला जाता है गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना है मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी और यमुनोत्री चारों गंगा की सहायक नदी है। अब क्वेश्चन उठता है कि गंगा का जन्म तो, उद्गम तो गंगोत्री से हुआ था ना। सब यही बोलते हैं दोस्तों कि गंगा का उद्गम तो गंगोत्री से हुआ है, लेकिन यहाँ से तो हमको ये गंगोत्री से भागीरथी नदी दिख रही है, फिर गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है? हाँ दोस्तों, आपका क्वेश्चन वाजिब है और बिल्कुल सही है। तो उसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये जो भागीरथी नदी है, सबसे पहले इस पर याद रखना है आपको कि इस भागीरथी नदी पे एक टिहरी बांध बनाया गया है। टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा बांध है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि टिहरी बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर बनाया गया है। कितना ऊंचा है दोस्तों? ये 260 मीटर ऊंचा है। ये भी आपको याद रखना है, 260 मीटर ऊंचा है। और दोस्तों इसके साथ याद करना है कि जो अलकनंदा आगे बहती है, ठीक है,
और भागीरथी नदी यहाँ से आगे निकलती है और दोनों जिस स्थान पर मिलती है, भागीरथी नदी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है उसको कहा जाता है देवप्रयाग। उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जो ये नदी आगे बहती है तो उसको कहा जाता है गंगा नदी। उस नाम से उसको गंगा नदी कहा जाता है। ठीक है, वैसे ये यमुना नदी भी अपने गंगा नदी में मिलती है। मंदाकिनी जो अलकनंदा में मिल जाती है, मंदाकिनी रिवर जो अलकनंदा जो नदी है उसमें मिल जाती है। इधर से भागीरथी मिल जाती है, यमुना भी मिलती है। आगे अपना ये गंगा नदी हो जाता है, इसलिए गंगा नदी की सहायक नदियाँ कहा जाता है। और गंगा नदी का अगर पूछा जाता है कि नाम कौन से प्रयाग से पड़ा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, और भी 2 प्रयाग हैं जो आपको अलग से ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर अलकनंदा और अलकनंदा के साथ साथ अपन को भागीरथी नदी का संगम होता है, उस स्थान को देवप्रयाग कहा जाता है। और उसके बाद बहने वाली नदी गंगा नदी कहलाती है, जो कि सीधे कहाँ पर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके संगम हो जाता है। पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो आपको याद रखना है ब्रह्मा की गोद में गंगा। हाँ दोस्तों, ब्रह्मा की गोद में गंगा, ऐसे आपको काफ़ी मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो आगे चर्चा करेंगे किसी अदर क्लासेज में। आपको ये ऐसे कैसे डायग्राम याद रखना है दोस्तों। कब गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मैंने आपको बड़ा चार धाम भी बताया था, और ये भी बताया था बड़ा चार धाम में द्वारका गुजरात से, पुरी जो कि उड़ीसा से था, और उसके अलावा जो बद्रीनाथ बताया था वो भी आपको यहीं से उत्तराखंड से देखने को मिला था। और साथ में एक और था दोस्तों रामेश्वरम, जो तमिलनाडु से देखने को मिला था। हाँ दोस्तों, मैंने जो तमिलनाडु पढ़ाया था उसके नीचे एक नोट डाउन कर लेना, जो रामेश्वरम है वो भी तमिलनाडु में। बद्रीनाथ और ये बद्रीनाथ दोस्तों, एक ये बद्रीनाथ मात्र एक ऐसा स्थान है बद्रीनाथ उत्तराखंड में जो कि आपको छोटे चार धाम और बड़े चार धाम दोनों में देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, छोटा चार धाम और बड़ा चार धाम में दोनों में कौन सा ऐसा धाम है जो कि कॉमन है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर इसी ऑप्शन में मिल जाता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो आपको टिक लगाना है बद्रीनाथ पे। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी चीज़ें देखेंगे, इसमें कौन से क्या थे, इसमें साथ में लोकसभा तथा विधानसभा सीटें भी याद रख लेना, 5 और 3। ठीक है, इस उत्तराखंड में दोस्तों लोकसभा सीट कितनी है और राज्यसभा सीट कितनी है, 5 और 3, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। ले लिए थे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिए थे इसका, या फिर इसके साथ साथ नोट डाउन करते रहना। इतने फैक्ट जितने भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को हिट करेंगे, बस आप इसको नोट डाउन करते रहिए और साथ में या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपके नोट्स प्रॉपर बनते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात करते हैं, राज्य में अभी एक स्टेट है दोस्तों, विधान परिषद। हाँ दोस्तों, ये करंट से ही लेता हूँ मैं, करंट से ही चीज़ें चल रही है आपकी। करंट के साथ साथ ही मैं आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी को कनेक्ट करता हूँ और साथ में स्टैटिक फैक्ट भी आपको बता देता हूँ। बात करना है दोस्तों, जितने भी विधान परिषद प्लस विधानसभा, ठीक है, एक है विधान परिषद विधानसभा, और एक मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ दोस्तों संसद। संसद, हाँ दोस्तों, मैं इन दोनों को अलग अलग लिखने का क्या मकसद है, क्यों लिखा दोस्तों मैंने, वो इसीलिए लिखा। अब इन दोनों की अपन चर्चा करते हैं। ये जो विधानसभा है और विधान परिषद है, अभी तक कितने स्टेट में विधान परिषद है, अभी पूछा जाएगा दोस्तों विधान परिषद का नाम अभी आपने क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में जो अपने पश्चिम बंगाल की सीएम जो कि तीसरी बार बनी है ममता बनर्जी, उन्होंने पश्चिम बंगाल में विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है। इसीलिए ये जो विधान परिषद, अभी याद रखना दोस्तों, अभी अपने जो टोटल है उस 7 राज्यों में, हाँ दोस्तों 7 राज्यों में विधान परिषद है। और इतना ही नहीं दोस्तों, याद रखना है आपको कि ये जो 7 राज्यों में विधान परिषद है, 7 राज्यों में विधान परिषद है, और ये जो 7वां राज्य है, 7वां राज्य आपका बना है वो पश्चिमी बंगाल ही है। ठीक है, इतना ये याद रखना है कि अभी तक 7 राज्यों में विधान परिषद है। 7वां राज्य कौन बना है, पश्चिम बंगाल बना है। विधान परिषद बनाने के लिए वहाँ पर मंजूरी मिल गई है, जिसको पश्चिम बंगाल वहाँ की सीएम और गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़ साहब। ठीक है, इतना भी याद रखना है। पश्चिम बंगाल में जो सीएम दोस्तों याद रखना है,
ममता बनर्जी। और साथ ही में वहाँ के गवर्नर याद रखने हैं दोस्तों, जगदीप धनखड़, ठीक है, जगदीप धनखड़ साहब। साथ ही में यहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली सीट यानी विधानसभा सीट देखने को मिलेगी 294, जिस पर अभी चुनाव हुए थे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या 294 टोटल सीटों पर चुनाव हुए हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो कितनी सीटों पर हुए हैं, कितनी सीटों पर चुनाव नहीं हुए हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। याद रखना दोस्तों, इसमें 292, हाँ दोस्तों 292 सीटों पर 292 सीटों पर चुनाव हुए थे। और जो अपने ममता बनर्जी थी जो कि सीएम बनी है, वो कहाँ से चुनाव लड़ रही थी, ये भी याद रखना है दोस्तों, नंदीग्राम। हाँ दोस्तों, ये नंदीग्राम जहाँ से चुनाव ममता बनर्जी ने लड़ा था और वहाँ से हार गई थी, उसके बावजूद भी इनको सीएम बना दिया गया। क्यों बना दिया गया उसका भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल दोस्तों, जिसकी सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ साहब है। यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 292 सीटों पर 292 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था। साथ ही में दोस्तों ये पश्चिम बंगाल की कैपिटल याद रखना है, यहाँ की जो कैपिटल है कोलकाता। हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल आपको याद रखनी है कोलकाता। ये कोलकाता दोस्तों ये वही है जहाँ पर हुगली नदी के किनारे है, कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। कोलकाता जहाँ पर ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम था। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पहले डे नाइट मैच कहाँ पर हुआ था और कौन सी कंट्री के साथ हुआ था, तो ये भी याद रखना है इस कोलकाता से कि भारत का जो सबसे पहले डे नाइट मैच था वो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। वो भी कौन सा था, कोलकाता में ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच पहला डे नाइट मैच हुआ था। और अगर पूछा जाता है कि सबसे पहला डे नाइट मैच किसके साथ हुआ था, अगर भारत के साथ पूछा जाता है कि सबसे पहला डे नाइट मैच, तो आपको ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच। और अगर सबसे पहला पूछा जाता है कि डे नाइट मैच किसके साथ हुआ था, तो आपको बोलना होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। हाँ दोस्तों, ये वही ऑस्ट्रेलिया जिसके स्कॉट मॉरिसन साहब है, ये वही न्यूजीलैंड जिसकी वेलिंगटन कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल तो कैनबरा आती है। वहाँ पर सिडनी और विक्टोरिया भी वहाँ के शहर है। विक्टोरिया एक ऐसा शहर है जहाँ पर एसबीआई ने अपनी पहली ब्रांच ओपन की है। पूछा जा सकता है कि एसबीआई ने अभी हाल ही में अपनी पहली ब्रांच ओपन कहाँ की है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया तो सबको पता रहता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपको विक्टोरिया या फिर सिडनी दे सकते हैं, कैनबरा दे सकते हैं, अदर उसके नाम दे सकते हैं। तो याद रखना है विक्टोरिया में ओपन की गई है, कैनबरा कैपिटल है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ओसिंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया के साथ याद रखना है भारत की जो मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ओसिंडेक्स है, AUSINDEX ओसिंडेक्स, ये याद रखना है AUSINDEX, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इतने फैक्ट दोस्तों आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेने हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि विधानसभा और राज्यसभा, ठीक है, नोट डाउन कर लिए दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, ये बता रहा था कि जो विधानसभा और विधान परिषद और संसद क्या है दोस्तों। ये संसद के बारे में तो मैं काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ आपको कि संसद जो कि संविधान संशोधन होता है, फिर संसद कौन से आर्टिकल से लिया गया है ये भी बता चुका हूँ मैं कि संसद का याद रखना दोस्तों आर्टिकल कौन सा था। मैंने सरला से बताया था आपको कि स से संसद 79 थी, र से राज्यसभा 80 थी और ला से लोकसभा 81 थी। सरला 79, 80 और 81। उसके अलावा दोस्तों ये जो विधानसभा और विधान परिषद होती है ये राज्यों के अंदर होती है। हाँ दोस्तों, ये राज्यों के अंदर होती है और जो संसद होती है ये केंद्र में होती है। इतना याद रखना दोस्तों, ये जो विधानसभा और विधान परिषद होती है वो राज्यों के अंदर होती है, जो संसद होती है वो केंद्र के अंदर होती है, केंद्र के अंडर में जो काम करती है वो संसद होती है। राज्यों तो विधानसभा तथा जो विधान परिषद होती है वो राज्यों के अंदर होती है। मैंने बताया 7 राज्य हैं, जो 7वां है वो पश्चिम बंगाल को बनाया गया है। इतने फैक्ट दोस्तों आपको ऐसे ही याद रखने हैं। केंद्र में जो केंद्र मंत्री होते हैं, राज्यों में राज्य मंत्री होते हैं। जैसे कि दोस्तों केंद्र में अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं, राज्य में राज्य वित्त मंत्री अलग से होते हैं। और मंत्री
मंत्रिपरिषद जो कि किसके अंडर में आती है, साथ में ये भी बताया गया था दोस्तों उनको नियुक्त कौन करता है। जितने भी मंत्रिपरिषद होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको नियुक्त तो राष्ट्रपति करते हैं लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री अगर बोल देता है कि इसको कौन सा मंत्री बनाना है, इनको कौन सा मंत्री बनाना है, तो उनका पर विचार विमर्श करके राष्ट्रपति द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है। इतने फैक्ट दोस्तों आप यहाँ से याद रख लेना, और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पर, जिसमें आपके मैंने पुरस्कार की बात कही थी अभी कि आपके कौन कौन से पुरस्कार किस किस में और कैसे कैसे लिए जाते हैं। हो गया होगा नोट डाउन, मैं रफ कर देता हूँ दोस्तों इनको। अब दोस्तों कुछ पुरस्कार की बात करते हैं जो आपको सीधे एग्जाम में हिट करेंगे और देखने को मिलते हैं। प्रित्जकर पुरस्कार, उसके अलावा ठीक है दिख रहा है, आई होप नहीं दिख रहा होगा। उसके अलावा दोस्तों याद रखना है आपको बोरलोग पुरस्कार, बोरलोग, कलिंग पुरस्कार, कलिंगा जो पुरस्कार होता है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों आपको गौरी लंकेश पुरस्कार, ठीक है। ये जितने भी पुरस्कार बता रहा हूं दोस्तों आपको सीधे एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। प्रित्जकर पुरस्कार, एक दोस्तों आता है पुलित्जर पुरस्कार, इन दोनों को साथ साथ लिखना है, प्रित्जर और पुलित्जर, जिससे क्या है दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी आप कभी भी इनको पढ़ोगे तो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि पुलित्जर और प्रित्जर, बोरलोग, कलिंग और गौरी लंकेश। और इसके अलावा दोस्तों और पुरस्कार की बात करेंगे जिसमें आपके सरस्वती सम्मान आता है, व्यास सम्मान आता है, ठीक है दिख रहा है, ठीक है। इनको लिखते हैं दोस्तों, फिर मैं और आपको करवाता हूँ, जिसमें आपको बताया गया है प्रित्जर, कलिंग हो गया और बोरलोग हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपको बताया गया है गौरी लंकेश पुरस्कार हो गया। इन सभी की बात करते हैं। जो प्रित्जर पुरस्कार है दोस्तों ये लिखना है अपने साहित्य के क्षेत्र में, हाँ दोस्तों लिटरेचर के क्षेत्र में। प्रित्जर पुरस्कार आपको लिखना है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। फिर उसके बाद में बोरलोग लिखना है दोस्तों कृषि यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। फिर बात करेंगे कलिंगा पुरस्कार जो कि याद रखना है आपको साइंस के क्षेत्र में। और लास्ट में गौरी लंकेश पुरस्कार जो कि आपको याद रखना है जर्नलिज्म, पत्रकारिता। दोस्तों ये कुछ पुरस्कार है। इसके अलावा बात करेंगे साहित्य पुरस्कार, जो भी यहाँ लिख लेना, साहित्य हो गया, मूर्ति देवी हो गया, साहित्य हो गया, मूर्ति देवी पुरस्कार हो गया और पुलित्जर पुरस्कार हो गया, ठीक है। इतने पुरस्कार आपको याद रखने हैं। हाँ दोस्तों ऐसे कैसे ये आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछा जाएगा पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। इस पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं। पुलित्जर पुरस्कार के लिए पूछा जाएगा कि ये किससे रिलेट करता है। आपको सीधे एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है कि ये जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किससे रिलेट करता है। आपको ऑप्शन में मिलेगा साहित्य से करता है, आर्किटेक्चर से, कृषि से, साइंस से, किससे रिलेट करता है, ठीक है। ऐसे कैसे आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो बात करना है साहित्य के लिए, ठीक है। साहित्य के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार भी, ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार भी साहित्य के लिए ही दिया जाता है। और उसके अलावा दोस्तों एक होता है प्रित्जर पुरस्कार, एक होता है पुलित्जर, एक होता है प्रित्जर। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पुलित्जर बोला जाता है तो साहित्य के क्षेत्र में, प्रित्जर बोला जाता है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। और बात करते हैं दोस्तों बोरलोग पुरस्कार, जो कि बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। हाँ दोस्तों एग्रीकल्चर के जो क्षेत्र में आपको अवार्ड मिलता है वो लिया जाता है बोरलोग पुरस्कार। और इस कृषि से कुछ याद आया दोस्तों आपको, मैंने आपको बताया था 23 दिसंबर, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको याद आएगा, अगर आप प्रॉपर क्लासेस देख रहे होंगे तो आपको याद आया होगा। दोस्तों अच्छा लग रहा है अगर आपको कंटेंट
आपको लग रहा है कि आपका दोस्त यहाँ खड़ा होकर आपके लिए काफ़ी अच्छे कंटेंट भी लेके आ रहा है, उस कंटेंट पर मेहनत भी कर रहे हैं और आपके लिए ये एग्ज़ाम्स में 101% बेनिफिशियल साबित होंगे, क्योंकि दोस्तों ये पीछे भी पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन और आगे भी पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रहा हो, मेरे को तो लग रहा नहीं है दोस्तों, आपको सब समझ में आ रहा होगा अगर आप कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे होंगे तो, और पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे को पता है, ठीक है। बात करते हैं, बस दोस्तों आप लाइक कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन हो, हम मोटिवेट हो, आपके लिए जो बेहतर कंटेंट लेके आ रहे हैं इससे भी बेहतर कंटेंट पर मेहनत करें, हमें भी अच्छा लगेगा। साथ में आप कमेंट किया करो दोस्तों कि सर आपको ये और ऐड ऑन करना चाहिए, या फिर अच्छा पढ़ा रहे हो, ये समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करो दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी करो दोस्तों, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें, वो भी करो जिससे जैसा आप लुत्फ़ उठा रहे हो जीके का वैसा वो भी आनंद ले, ठीक है। और साथ में आपको एग्जाम्स में काफ़ी मदद मिले। बात करते हैं दोस्तों, कृषि से कुछ याद आया होगा 23 दिसंबर, मैंने बताया था 23 दिसंबर, ये 23 दिसंबर दोस्तों किसान दिवस, ठीक है। अब आपको याद आया होगा 23 दिसंबर से किसान दिवस, किसान दिवस, किसान दिवस जो कि अपने 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। पहले प्रधानमंत्री कौन थे मैंने आपको बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी। 5वें नंबर के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिनका बर्थडे 23 दिसंबर को आता है, उस दिन किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, फार्मर्स डे आता है। और उसके अलावा दोस्तों इसमें याद रखना है आपको कृषि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपने जो कृषि मंत्री कौन है, अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स में जैसे कि मैंने अभी चर्चा की थी, जो कि 7वें नंबर के नागरिकता में आते हैं। बात करते हैं कृषि, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। ये नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से सांसद है, ठीक है, मुरैना एमपी दोस्तों वही जहाँ से अपने मऊ, एमपी में जो मऊ था, मऊ जिला था, वहाँ से अपने ये मऊ से याद करो दोस्तों, मैंने आपको बताया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अपने संविधान के निर्माता जनक कहे जाते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, 1856 में, 1891 में, 1956 में बताया था मैंने कि 1891 से 1956 में 65 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया था। और मऊ जिला जो कि एमपी में पड़ता है वो उनका जन्म स्थान था। साथ ही में महाराष्ट्र में जो चैत्याभूमि के नाम से उनका क्या था, समाधि स्थल था। फिर उसके साथ साथ मैंने समाधि स्थल के बारे में भी आपको काफ़ी बताया है कि उसके अलावा अपन को इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल था, महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल था, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल था, उनके बारे में भी चर्चा की थी दोस्तों। ये सभी क्लासेस में ले चुका हूँ। अगर आपको ये सभी समाधि स्थल वगैरह के सारे फैक्ट देखने हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप पीछे वाली क्लासेस को एक बार देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कलिंगा पुरस्कार। हाँ दोस्तों, ये जो कलिंगा पुरस्कार है साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। साइंस से याद आया होगा दोस्तों 28 फरवरी नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 फेब को, 28 फरवरी को, ठीक है। और 2 फरवरी को वेटलैंड, वो भी याद रखना है। 28 फरवरी को दोस्तों मैं डेट भी लेके आऊँगा आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट है वो भी लेके आऊँगा, साथ में थीम भी लेके आऊँगा उनकी। लेकिन मेरा मकसद ये है कि पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डेट मैं आपके लिए उन पर वर्क कर रहा हूँ जो आपको सीधे एग्जाम्स में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि जनवरी से लेकर और दिसंबर तक मैं सारी लेके आऊँ, नहीं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट होगी मैं वही लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। कृषि 23 दिसंबर किसान दिवस, जो कि बोर्ड अवार्ड दिया जाता है। साइंस 28 फरवरी को, साइंस में जो दोस्तों कलिंगा पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं गौरी लंकेश पुरस्कार। ये गौरी लंकेश पुरस्कार दोस्तों जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इतने अवार्ड दोस्तों आपको याद रखना है। साथ में ये एक मूर्ति देवी पुरस्कार है, ये भी आपको याद रखना है, नोट डाउन कीजिए दोस्तों। फिर इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक और है, उस पर भी बात करेंगे, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया होगा नोट डाउन, में रफ करता हूँ दोस्तों। एक याद रख लेना, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, इसमें साहित्य में ऐड कर लेना दोस्तों आप। एक तो व्यास सम्मान, एक सरस्वती सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार और उसके अलावा साहित्य, मूर्ति देवी पुरस्कार हो गया, पुलित्जर पुरस्कार हो गया, और उसके अलावा दोस्तों सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। व्यास सम्मान में मैंने आपको बताया था 2017 का ममता कालिया, 2018 का लीलाधर जोगड़ी, 2019 का बताया था नासिरा शर्मा और 2020 का बताया था शरद पगारे। याद हुआ? 2017 का मैंने आपको बताया था कि 2017 का ममता कालिया दुखम सुखम के लिए दिया गया था,
फिर मैंने 2018 का बताया था लीलाधर जोगड़ी जितने लोग उतने प्रेम के लिए दिया गया था। 2019 का बताया था नासिरा शर्मा कागज़ की नाव के लिए दिया गया था। और 2020 का बताया था शरद पगाड़े जो कि पाटलिपुत्र की सामग्री उसके लिए दिया गया था। हाँ दोस्तों, ये जो 4 अवार्ड थे व्यास सम्मान से, ये मैंने आपको पीछे वाली क्लास में नोट डाउन करा दिया और इस वाली क्लास में ओरली बता दिया जिससे आपका प्रॉपर रिवीजन हो सके। ठीक है, हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों क्लास बड़ी नहीं हो रही है, लेकिन जितनी हो रही है दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। ठीक है, हाँ दोस्तों, आज टाइम का इश्यू है, टाइम ज़्यादा हो गया, तो मैं जो और फैक्ट बता रहा था आपको कि इसके अलावा बात करते हैं अपन ऐसे स्टेट्स की। मैं 4 स्टेट्स को एक साथ जोड़ रहा था कि उसमें अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लास्ट में अंडमान निकोबार जो एक यूटी है। 3 स्टेट और एक यूटी के साथ खेलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको बताऊंगा अरुणाचल प्रदेश का गुजरात से संबंध बताऊंगा, वैसे ही जो जम्मू कश्मीर का लास्ट में अंडमान निकोबार से संबंध बताऊंगा। और इन चारों स्टेट के एक साथ जोड़कर ऐसा पढ़ेंगे दोस्तों कि ये चारों स्टेट की जो छवि होगी, इमेज होगी, ये आपके माइंड में हो जाएगी, माइंड में जम जाएगी। फिर आपको कोई चाहे अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछेगा तो गुजरात साथ में याद आएगा, जब जम्मू के बारे में पूछेगा तो अंडमान निकोबार साथ में आएगा। जैसे मैंने आपको एक इमेज कब गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ साथ उनकी जो ज्योग्राफिकल फैक्ट थे वो बताए थे, वैसे ही दोस्तों मैं इन चारों स्टेट के बारे में 3 स्टेट प्लस एक यूटी के बारे में ऐसा बताऊंगा जो कि आपको सीधे माइंड में बैठ जाएगा। समय को देखते हुए आज की क्लास यहीं विराम देते हैं दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो आपको आज की क्लास तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।